तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। तो यार आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन सीएस बैकग्राउंड के होंगे। कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो सीएस बैकग्राउंड के हैं, तो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो एमसीए में भी आगे जाकर यूज होने वाले हैं। कोडिंग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, या कंप्यूटर के कई जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन सीएस वाले बच्चे हैं उनको ये एक डाउट हमेशा बना रहता है। वो बहुत ज्यादा मुझसे यही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं काफी सारे बच्चे कि भैया हम अगर नॉन सीएस वाले हैं तो हमें अभी से क्या क्या पढ़ लेना चाहिए पहले से, एमसीए में जाने से पहले, है ना, कि जो वहां पर हमें हेल्पफुल रहे, हम बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाए। तो इसलिए हमें क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। या कई सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि अगर हम नॉन सीएस बैकग्राउंड वाले हैं तो हम वहां पर सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारा प्लेसमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अगर आप नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो तब भी। तो फिर अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली बात, जिन बच्चों को ये लगता है कि हम नॉन सीएस वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं सीएस बैकग्राउंड के हैं, तो क्या वो हमसे बेहतर हैं, क्या वो हमसे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छा परफॉर्म करेंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सीएस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए एक प्रॉफिट ये जरूर रहेगा कि आपका फाउंडेशन अच्छा रहेगा। जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं जो आगे जाकर यूज होने वाले हैं, कोडिंग सब्जेक्ट है, उनका आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगी। आप बीसीए में अगर पढ़ के आए हैं तो उसका आपको एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक पॉजिटिव हमेशा रहेगा। लेकिन उससे ये भी नहीं हो जाता कि अगर हम बिल्कुल नॉन सीएस वाले हैं तो हम बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे या कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो निमसेट का पेपर है ना, वो भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आपको वहां पर मैथ भी आपको पढ़नी पड़ती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको कंप्यूटर भी वहां पर आप देते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इतनी वाइड वैरायटी इसीलिए रखी गई है कि बच्चों की एक लॉजिकल थिंकिंग देखी जा सके, कितना वो हार्ड वर्किंग है। और अगर आपके पास आप ये एग्जाम निकाल के आ रहे हो तो आपके पास वो स्किल्स है, आपके पास वो ब्रेन है जो आप यूज कर सकते हो कोडिंग के लिए। क्योंकि कोडिंग में इतना कुछ खास नहीं है। अगर आप मैथ में पढ़कर आ रहे हैं ना, तो जितना मैथ का सिलेबस है उसका लगभग आधा ही आपको डीएसए में मिलेगा। इतना भी कुछ खास नहीं है, 5-6 टॉपिक है केवल, है ना। तो अब जो बच्चे सोचते हैं ना कि हम नॉन सीएस के हम नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप बिल्कुल भी मत घबराओ। अब आपका जो ये डाउट रहता है कि भैया हमें अगले साल तो एग्जाम देना है निमसेट का, तो हम साथ में कोडिंग भी करते जाएं क्योंकि हम नॉन सीएस के, हमें तो आता नहीं है। तो अगर आपके पास केवल 1 साल है तो आप केवल निमसेट पर ही फोकस करो। आप कोडिंग पर अभी इतना ध्यान मत दो, वहां पर आपको बहुत इनफ टाइम मिलेगा जिसमें आप कर सकते हो, है ना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। तो आप वहां पर आपको इनफ टाइम मिलेगा, तो आपको वहां इतना परेशान नहीं होना अभी से। अभी आप केवल निमसेट पर फोकस करो, क्योंकि अगर एनआईटी नहीं मिला ना तो आपकी उस कोडिंग का मतलब भी नहीं है, यानी कि मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको प्लेसमेंट जॉब के लिए। तो इसलिए आप पहले निमसेट पर फोकस कर लो, एनआईटी मिल जाए, उसके बाद आपको काफी टाइम मिलेगा, आप कर लोगे। अब उसके बाद कैसे करेंगे, मतलब हमें तो कुछ नहीं आता। तो देखो यार, आपको एक कोडिंग लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए ज्वाइन करने से पहले, यानी कि बेसिक आ जाए। क्योंकि जब आप एकदम नई चीज पढ़ते हो ना, कि जैसे ही आपने एमसीए में गए, पहली बार आपने सी लैंग्वेज देखी, आपने एरे देखा, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अजीब लग रही है, फंक्शन क्या होता है एकदम अजीब लग रही है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें अजीब ही लगता है। तो जब आपका निमसेट का एग्जाम हो जाएगा ना, तो आपको खुद पता होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जो पेपर दे के आए हैं उसके हिसाब से आपको अंदर से पता होता है खुद ब खुद। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो फिर आपके पास वहां कम से कम 1.5 महीना या 2 महीने के आसपास का टाइम होता है। और 1.5 से 2 महीने में आप एक लैंग्वेज बेसिक तो अच्छे से कर लेंगे उस लैंग्वेज का। और इतनी कठिन नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतनी कठिन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका 2 महीने मिल रहे हैं, वहां पर आप सी लैंग्वेज अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको सेमेस्टर टू सेमेस्टर वीडियोस बनाता रहूंगा। एक सेमेस्टर के लिए आपको क्या पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो मेरे साथ हुआ कि मतलब उतने अच्छे तरीके से कोई भी गाइड नहीं करता। क्योंकि जो आपके कॉलेज के सीनियर्स भी होते हैं, मीटिंग वगैरह होगी, तो वो मतलब जिसको कुछ नहीं आता ना, और वो जो चीजें बताते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर से जाती हैं। जो आपके एमसीए में बच्चे जाएंगे और जो पहले से थोड़ी बहुत कोडिंग करके जा रहे थे, उन्हें तो समझ में आता है जो ये थोड़ी ऊपर लेवल की बातें हो रही हैं। लेकिन साथ में वो बच्चा डिमोटिवेट होता जाता है जिसने कोडिंग, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, उसको कुछ समझ में नहीं आता फिर मीटिंग्स में क्या चल रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जिस वजह से मेरे एक सेमेस्टर लगभग 2 सेमेस्टर ही बर्बाद चले गए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या कैसे है। मैं मतलब थ्योरी पढ़ रहा था केवल डीएसए में, और वहां पर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर तो गाइड करता जाऊंगा। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में सेमेस्टर टू सेमेस्टर गाइड करता जाऊंगा, तो आपको वहां प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली।
बस अभी आप दिमाग में ये डाल लो, आप नॉन सीएस बैकग्राउंड के हो, डज नॉट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास इनफ टाइम होगा, आप कर लोगे। और बाकी मैं आपको सेमेस्टर टू सेमेस्टर गाइड करूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपका आराम से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अभी आप केवल अपनी निमसेट पर फोकस करो। अगर आप 2024 के लिए भी कर रहे हो, अगर आपकी मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, आपके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप कर सकते हो, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कर लो अगर आपको नहीं आती। और अगर अभी निमसेट प्रिपरेशन उतनी ठीक नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, तो अभी आप निमसेट पर ही फोकस करो। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है अभी एमसीए को लेकर, या सीएस बैकग्राउंड के हैं या नहीं, उसको लेकर कुछ नहीं सोचना है। उसके अलावा जो 2025 वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहें तो वो अभी से मतलब रोज 1-1.5 घंटा आराम से कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, डीएसए वगैरह जो भी चाहे कर सकते हैं, 1-2 घंटे निकालें, क्योंकि आपको 2025 में एग्जाम देना है और आपके पास काफी इनफ टाइम है। और अगर आप एक लैंग्वेज तैयार करके जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। लेकिन अगर किसी बच्चे का बिल्कुल भी सीएस बैकग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी नहीं था। मैंने बीसीए करा हुआ जरूर है, लेकिन सारा ही लॉकडाउन में निकल गया, तो मुझे तो सब्जेक्ट भी नहीं पता था कि मेरे इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन से हैं। और यहाँ आके आराम से हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हो गया कंप्लीट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं तो ये वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, या किसी कोचिंग को ज्वाइन भी नहीं किया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक बार देख लेना, और आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं वो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे डाउट्स मत पूछना जिनकी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। आप एक बार ये प्लेलिस्ट देख लेना, अगर वो टॉपिक आपका इन प्लेलिस्ट में है वो क्वेश्चन, तो आप यहीं से जाकर देख लेना। क्योंकि कुछ बच्चे जब मुझे ऐसे मैसेज करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। फिर वो कहते हैं भैया आप रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि यार वीडियोस बना रखी है, सभी को ऐसे नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा। पहले ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, और अगर आपको तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो फिर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपको कुछ किसी कोचिंग से रिलेटेड कोई डाउट है, बुक से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।